नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 जीवों में जनन के कुछ MCQs मल्टीपल चूज क्वेश्चंस। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। जी देखिए, पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है आज के लिए नीट 2013 में जो आया है, वही क्वेश्चन हमने लिया है जो नीट 2013 में क्या है आया है। हमने क्वेश्चन लिया है पहला कि समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाभी युग्मक किसमें पाए जाते हैं? क्लेमाइडियोमोनास, स्पाइरोगाइरा, बॉलवॉक्स या फ्यूकस। 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्लेमाइडियोमोनास, दूसरा स्पाइरोगाइरा, तीसरा बॉलवॉक्स, चौथा हैगा फ्यूकस। इनमें से कौन सा हैगा जो समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाभी है? चलिए बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है स्पाइरोगाइरा। क्या है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा। अब देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री कोशिका मियोसाइट्स में या कॉनिडिया कणी बीजाणु में, मुकुलन में या फिर गुरु बीजाणु में। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है? क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो वो जगह है अपनी कौन सी, बताइए। तो वो जगह है अपनी कौन सी? अर्धसूत्री कोशिका। अर्धसूत्री जो कोशिका होती हैं उनमें क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो मियोसाइट कोशिका होती हैं वहीं पर अर्धसूत्री जो विभाजन होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये आनुवांशिक पुनर्संयोजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का कारण है। आनुवांशिक पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन का जो कारण है वो क्या है? निषेचन और अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री एवं समसूत्री विभाजन, निषेचन एवं सूत्री विभाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से एक क्वेश्चन का आपको चॉइस करना है कि आनुवांशिक पुनर्संयोजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का कारण है। आनुवांशिक पुनर्संयोजन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का कारण क्या है? निषेचन और अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री एवं सूत्री विभाजन, सी हैगा निषेचन एवं सूत्री विभाजन, डी हैगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है बताइए। तीन का हैगा पहला क्या? निषेचन एवं अर्धसूत्रण। निषेचन एवं अर्धसूत्रण। अगर आपसे ये क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आपने सही से ये पार्ट रीड किया है, अन्यथा आपको दोबारा इसको रीड करने की आवश्यकता है। इसमें से एक नीट में क्वेश्चंस बनता है इस पार्ट में से भी। अब आता है कि आनुवांशिक पुनर्संयोजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का कारण क्या है? निषेचन और अर्धसूत्रण इसका कारण है। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन कि नर युग्मक तथा अंड कोशिका का समकन कहलाता है। हाँ, ये क्वेश्चन तो हमने किया था। देखिए इसमें क्या आएगा? परागकण, जनन, बीज निर्माण या निषेचन।
क्या कहलाता है नर युग्मक व अंड कोशिका का संलयन? देखिए, ये दोनों हो गए, इनका जो युग्मन किया था हमने तब क्या बना था? युग्मनज। अब युग्मनज हैगा, तो युग्मनज क्या, अब जो युग्मनज बनने की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, वो ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं उसे? निषेचन बोलते हैं। युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन बोलते हैं। आप जाकर देखिए हमारे इस पाठ के पहले लेक्चर्स में ही या दूसरे में इस पे हमने बात की है। ये ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन हल किया है हमने, ये क्वेश्चन हल किया ही है हमने वहाँ पर, ये क्वेश्चन हल किया ही है वहाँ पर हमने, इसका हमने वहाँ बात किया था। और इसमें हमने बहुत सारे जो क्वेश्चन से इसके रीड किए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन 5 पर। तो नर युग्मक व अंड कोशिका के समकैन होने से बनी संरचना कहलाती है। अब क्वेश्चन क्या हैगा, ये क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पर कि नर युग्मक व अंड कोशिका के समकैन होने से बनी जो रचना होती है वो क्या कहलाती है? बीजांड कहलाती है, युग्मनज कहलाती है, भ्रूणपोष कहलाती है, या फल भित्ति कहलाती है? क्या कहलाती है वो बताना है। अभी हमने इस क्वेश्चन का जस्ट पहले ही हमने इसका जवाब दे दिया है, तो वो कहलाएगा युग्मनज। देखिए, जो एग प्लस स्पर्म की जो मिलने की जो क्रिया होती है, मिलने की जो क्रिया होती है, मतलब जो मिलकर जो बनाती हैं वो होता है युग्मनज। ये होता है युग्मनज। क्या होता है ये? युग्मनज होता है। और इनके जो ये तो क्या हो गया, युग्मनज हो गया। अब ये जो युग्मनज बनाने की जो क्रिया है, ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है निषेचन। ये क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और इससे बनने वाली जो संरचना होती है वो कहलाती है अपनी, क्या कहलाती है? युग्मनज। संरचना कहलाएगी युग्मनज, क्रिया कहलाएगी निषेचन। ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं हम इन क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं, लगा लेते हैं। देखिए, तो समयुग्मक अवस्था के साथ अवसावी किस में पाई जाती हैं? स्पाइरोगायरा में। अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री कोशिकाओं में होता है। अनुवांशिक पुनर्संयोजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का कारण क्या होता है? निषेचन एवं और अर्धसूत्रण। नर युग्मनज युग्मक तथा अंड कोशिका का समकैन कहलाता है निषेचन। तो नर युग्मनज व अंड कोशिका के समकैन होने से बनी संरचना क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आ चुका है। किस में आया है? ये आया है MP बोर्ड 2018 में यही क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एक स्लाइड कंप्लीट हुई, आगे चलेंगे।
देखिए अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है, बिना निषेचन हुए अंड का भ्रूण में परिवर्धन कहलाता है। बिना निषेचन हुए अंड का भ्रूण में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी हमने आगे किया है। अनिषेक फलन कहलाता है, द्विनिषेचन कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो हल करने का तरीका होता है वो क्या होता है? देखिए ये होता है, बिना निषेचन हुए अंड का भ्रूण में परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए बहुभ्रूणता, पहला क्या आ गया इसका? बहुभ्रूणता। तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? मतलब इसमें आएगा निषेचन के बाद एक से अधिक भ्रूणों का बनना, वो बहुभ्रूणता कहलाता है। तो इसमें तो निषेचन ही नहीं हो रहा, तो बहुभ्रूणता तो होगा ही नहीं। अब आ जाते हैं किस पर? द्विनिषेचन। तो इसमें बिना निषेचन, तो द्विनिषेचन कहाँ से होगा जब उसमें निषेचन ही नहीं हो रहा? तो जब उसमें निषेचन ही नहीं हो रहा तो त्रिसंलियन और द्विनिषेचन कहाँ से हो जाएगा? तो दो गलत हो गए। अब इसमें से अनिषेक फलन हैगा और अनिषेक जनन हैगा। क्या हैगा? अनिषेक फलन हैगा और अनिषेक जनन हैगा। तो इन्हें कैसे पहचानेंगे? अब देखिए इसमें भी एक जो होता है वो ये होता है, देखिए ये तो दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। ये तो गलत हो गया, रुकिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों तो गलत हो गए। अब देखना है अनिषेक फलन। तो फलन बिना निषेचन के फल का बनना अनिषेक फलन कहलाता है। तो इसमें क्या बिना निषेचन फल बन रहा है? तो बिना निषेचन हुए अंड का भ्रूण में परिवर्तन हो रहा है। तो भ्रूण में परिवर्तन हो रहा है तो फल तो नहीं बन रहा है इसमें। इसमें तो भ्रूण बन रहा है, यानी बीज बन रहा है इसमें। तो ये भी नहीं है। अब क्या हैगा? एक बचता है अनिषेक जनन। तो जब बिना निषेचन के हुए अंड का भ्रूण में परिवर्तन अनिषेक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो क्या था? अनिषेक जनन था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकार में समान तथा व्यवहार में भिन्न युग्मकों का संलयन कहलाता है। हाँ, आकार में समान तथा व्यवहार में भिन्न, ये भी एक बार आ चुका है। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी आ चुका है। मेरे ख्याल से ये आया था बोर्ड 16 में आया था, किस में आया था? 17 में आया, किस में आया था? देखना है इसको। ठीक है, देखो इसमें क्या आएगा कि आकार में समान तथा व्यवहार में भिन्न युग्मकों का संलयन कहलाता है समयुग्मक, असमयुग्मक, विषमयुग्मक, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा वो? अब देखिए इसमें क्या हैगा, इसमें ये बोल रहे हैं आकार में तो समान है। वो कैसे हैं? आकार में समान, आकार में समान, आकार में समान, व्यवहार में भिन्न। आकार में समान है, व्यवहार में भिन्न है। यदि आकार में समान अकेले होते तब हम उसे विषम युग्मकी तो कह सकते थे, लेकिन यहाँ तो वो व्यवहार में भिन्न है। देखिए क्या आएगा, अगर आकार में समान थे तब हम उसे समयुग्मकी कह सकते थे। क्या कह सकते थे? सम युग्मकी, उसे हम सब समयुग्मकी कह सकते थे। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी बन रही है। क्या बोल रहा है इसमें कि आकार में तो समान है लेकिन व्यवहार में भिन्न है। अब व्यवहार में भिन्न है तो उसके लिए क्या होगा? तो उसे विषम युग्मकी भी नहीं कह सकते। यदि वह व्यवहार में भिन्न, मतलब आकार में भिन्न और व्यवहार में भिन्न होते तब उसे हम विषम युग्मकी कह देते। यदि वह आकार में भी भिन्न होते और व्यवहार में भी भिन्न होते तब उसे हम विषम युग्मकी भी कह सकते थे। लेकिन यहाँ तो फिर भी उल्टा है, आकार में तो समान है वो। यदि आकार में अगर वो समान नहीं होते तब आकार में समान नहीं होते तब उसे हम विषम युग्मकी कह सकते थे। लेकिन तो वो आकार में भी समान है। तो ये दोनों ही गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। अब उपरोक्त में से कोई नहीं, अभी तो एक बचा है, तो अपन ये तो कर नहीं सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपन देखेंगे तो ये दोनों होगा गलत। अब देखेंगे इसका असम युग्मकी, एनिसोगैनी गैमी। एनिसो जो गैमी होता है यही सही होता है इसका। क्यों होता है?
देखो आकार में समान, आकार में समान हो गए, और व्यवहार में भिन्न। तो विषम युग्मकी तो मतलब विपरीत होते हैं, तो विपरीत तो है नहीं ये, लेकिन आकार में तो समान है, व्यवहार में भिन्न है। तब इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे हम असम युग्मकी। क्या कहेंगे? असम युग्मकी कहेंगे उन्हें। ठीक है। अगला क्वेश्चन जाएगा कि ग्राफ्टिंग के दौरान एक सियान को स्टॉक पर रोपित किया जाता है, तो इस प्रकार के पौधे पर लगने वाले फलों की गुणवत्ता निर्भर करती है स्टॉक पर। ए हैगा स्टॉक पर, बी हैगा सियान पर, सी हैगा ए व बी दोनों पर, और डी हैगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा, देखिए क्या होगा, ग्राफ्टिंग के दौरान एक सियान को स्टॉक पर, तो सियान क्या होता है? एक सियान को स्टॉक, स्टॉक जो नीचे वाला जो भाग होता है जिस पर हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ये हो गया मान लीजिए नीचे वाला भाग। इस पर हम दूसरा पौधे की ग्राफ्टिंग करना है, इस पौधे की हमने मान लीजिए, देखिए हम इसको बताते हैं सही से, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम सही से। अब देखिए इसमें ये हो गया एक पौधा, रुक जाइए, ये मानो एक पौधा ऐसा है। अब इतना तो ये क्या हैगा? ये हो गया स्टॉक, ये हो गया स्टॉक। इसको यहाँ पन्नी पॉलीथीन प्लास्टिक की हो सकती है, किसी की उससे बांध दिया जाता है। अब यहाँ जो पौधा बना, यहाँ जो पौधा बना, अब यहाँ जो पौधा बनेगा, ये जो पौधा बनेगा, ये जो पौधा बनेगा यही होगा क्या? ये होगा क्या? सयान। ये हो गया सयान। ये क्या हो गया? ये हो गया सयान। तो वो लक्षण जो हैं वो किस पर होंगे? वो होंगे सयान पर। किस पर होंगे? वो लक्षण होंगे अपने सयान पर, वो लक्षण होंगे सयान पर ही वो लक्षण होंगे, क्योंकि फल तो लगेंगे, जो ऊपर वाला पौधा था उसी में लगेंगे फल। ये ऊपर वाला जो पौधा था उसी में क्या लगेंगे? फल लगेंगे। तो वो किस पर करेंगे? तो वो करेंगे अपने सयान पर। अब स्टॉक तो नीचे वाला, उसमें तो फल लगने ही नहीं है। जब उसमें फल ही नहीं लगेंगे तो उस पर निर्भर कहाँ से करेंगे वो? अब सयान पर निर्भर करेंगे। वो किस पर करेंगे? सयान पर निर्भर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अब कि मध्य चक्र प्रदर्शित करने वाला जीव है। ये भी हमने बताया था वहाँ पर, इसको भी हमने अच्छी तरीके से अपने लेक्चर में समझा है। जो देखें क्लास 11th 12th का जो लेक्चर है उसमें देखा है। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको पूरी वीडियो को खोल कर देख सकते हैं और इनको हल कर सकते हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इनको भी संभवतः नहीं कर पाएंगे। इनको करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में ये ऐसा चिन्ह होता है, यहाँ मेरा जो यूट्यूब चैनल हैगा उसके यहाँ पर एक ऐसा चिन्ह होगा, उसको आप क्लिक कीजिए। तब वहाँ से कुछ लिंकें आती हैं, उन्हीं को आप देखिए। वहाँ जो लिंकें हैं वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 उनको क्लिक कीजिए और इस पार्ट का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। अब अपन देखेंगे मध्य चक्र। तो मध्य चक्र प्रदर्शित करने वाला जीव क्या है? भेड़, गाय, कुत्ता, ये सभी। अब इनमें से
मधुचक्र कौन किस जीव में होता है? अब देखिए, कोई कह देगा स्तनधारी में होता है। स्तनधारी में होता है? नहीं, ये तो गलत है। स्तनधारी में तो, हाँ, स्तनधारियों में तो होती हैं, स्तनधारियों में तो ये दोनों होते हैं, तो स्तनधारी तो गलत है इसका आंसर। स्तनधारियों में ये नहीं होता, मतलब होता तो स्तनधारियों में ही है, लेकिन जो मध्यचक्र प्रदर्शित करती हैं वह भी स्तनधारी होती हैं, और जो ऋतुस्राव चक्र प्रदर्शित करती हैं वह भी स्तनधारी होती हैं। तो इसका स्तनधारी तो इसका आंसर होगा नहीं। हाँ, इन दोनों का कॉमन आंसर जरूर हो सकता है कि वो स्तनधारियों में होता है, मध्यचक्र और ऋतुस्राव चक्र। तो ये तो गलत हो गया। अब मध्यचक्र अकेला पूछ रहे हैं, तो ये भेड़ में होगा, गाय में होगा, कुत्ते में होगा, ये सभी में होगा। अब आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, हमने वहाँ पर जो थी एक टेबल थी, एक टेबल को देखा था हमने, उसमें एक तरफ था मध्यचक्र और एक तरफ था ऋतुस्राव चक्र। स्राव चक्र था, वो हमने देखा था। तो मध्यचक्र हमने देखा था, ये पाया जाता है नॉन प्राइमेट में, और ये पाया जाता है प्राइमेट में। अब इसको आप देख लीजिए, इसमें नॉन प्राइमेट और प्राइमेट कौन हैगा, तो हम देखेंगे तो इसमें भेड़ नॉन प्राइमेट, गाय नॉन प्राइमेट, कुत्ता नॉन प्राइमेट, तो ये सभी आंसर हो गया इसका। क्या हो गया आंसर? ये सभी आंसर हो गया इसका। इसका आंसर क्या है? ये सभी, इन सभी में क्या होता है जो वो ये पाया जाता है, इन सभी में ही ये पाया जाता है। अब अपन अगला देखेंगे, ये देखिए, यहाँ कह रहा है निम्न में से किस में भूप्रसारी तने द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। ये भी हमने वहाँ अपने जो लेक्चर हैगा उसमें इस पर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया है, इसका वर्णन किया है। आप उस पिछली वीडियो को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, ये क्वेश्चन हैगा कि इसमें निम्न में से किस में भूप्रसारी तने द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। नंबर ए हैगा आलू में, बी हैगा दूब घास में, सी हैगा जलकुंभी में, और डी हैगा प्याज में। ठीक है, अब इसमें किस में भूप्रसारी द्वारा जो हैगा वो प्रजनन होता है, भूप्रसारी द्वारा प्रजनन किस में होता है। अब देखिए आप, भूप्रसारी द्वारा किस में होगा, तो आलू में कहेंगे आप, तो आलू में तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसमें होता है तनाकंद द्वारा, तनाकंद द्वारा होता है इसमें भूप्रसारण। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये तो हो गया गलत, ये तो गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे आप? अब आप करेंगे जलकुंभी में, तो जलकुंभी भी नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा? इसमें तो भूस्तारिका द्वारा होता है भाई। किसके द्वारा होता है इसमें? भूस्तारिका। तो इसमें भूस्तारिका तो दिया नहीं है, इसमें भूप्रसारी तने दिए हैं, तो आप इसका ये भी नहीं कर सकते। तब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे प्याज में, तो प्याज में तो नहीं होता भाई, प्याज में तो बल्ब द्वारा होता है, प्याज में तो बल्ब द्वारा होता है। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे दूब घास। हाँ तो भाई ये तो सही है, तो दूब घास में जो होता है वो भूप्रसारी तना का ही ये उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? दूब घास भूप्रसारी तने का ही उदाहरण होता है भाई। ठीक है, तो जो भूप्रसारी तना है इसका एकमात्र जो उदाहरण वो है दूब घास, भूप्रसारी तना। अब आ जाता है क्वेश्चन क्रमांक 11, बहिर्जात बनाने वाले अलैंगिक बीजाणु हैं। बहिर्जात बनाने वाले अलैंगिक बीजाणु क्या हैं? चल बीजाणु, जूस्पोर्स, या बीजाणु स्पोर्स, कॉर्नेडिया, या फिर एस्कोस्पोर, क्या हैं जो बहिर्जात बनाती हैं? बहिर्जात बनाने वाले अलैंगिक बीजाणु क्या हैं? चल युग्मक हैं, बीजाणु हैं,
या जूस्पोर्स हैं, या स्पोर्स हैं, या कोनिडिया हैं, या एसोस्पोर्स हैं। इसमें देखिए, इसमें स्पोर तो होगा ही नहीं, ये समझिए। इस क्वेश्चन में स्पोर तो होगा ही नहीं। इसमें क्या नहीं होगा? स्पोर्स नहीं होगा। इसमें बीजाणु नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसमें बीजाणु नहीं होगा बहिर्जात बनाने वाले में। क्या नहीं होगा? इसमें बीजाणु नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा? चल युग्मक बीजाणु या फिर जू स्पोर्स। इसमें स्पोर्स तो होगा ही नहीं, ये काट देंगे। फिर आ गया स्पोर, तो स्पोर भी नहीं होगा। अब आते हैं एस्को स्पोर। हाँ, यहाँ कंफ्यूज होता है आकर के। एस के स्पोर्स पर आकर के बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज होता है। यहाँ क्या एस्को स्पोर? एस्को स्पोर का मतलब जो हिंदी में होता है, एस्को यानी वाह है बीजाणु। एस्को स्पोर यानी होता है बाह्य बीजाणु। तो बहिर्जात बाह्य बीजाणु बनते हैं। तो बच्चा यहाँ बहिर्जात देखता है और यहाँ बाह्य देखता है, और तुरंत इसको क्या कर देता है? टिक कर देता है, जो कि गलत है। ये गलत है। इसका बाह्य स्पोर्स जो बहिर्जात होती हैं वो कोनिडिया में बनते हैं। किसे बनते हैं? कोनिडिया में बनते हैं। हमने जो लेक्चर किया था वहाँ पेनिसिलिन का जो चित्र देखा था, उसमें जहाँ कोनिडिया बन रहे थे वहीं बहिर्जात बन रहे थे। तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इनको करने के लिए आप पीछे वाले जो आप छोड़ के आए हैं वो लेक्चर ज़रूर देखें। उन्हीं में इन सारे क्वेश्चंस को क्लासिफिकेशन सहित अच्छे से विवरण दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब आता है जेम्यूल। गैम्यूल के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो ये भी हमने वहाँ बात की थी, वो उस लेक्चर में, ये शायद पहला या दूसरा लेक्चर था, उसमें हमने इसको बात की थी। तो क्या है कि गैम्यूल के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? गैम्यूल के निर्माण द्वारा अमीबा में होता है, गैम्यूल द्वारा स्पंज में होता है, या फिर फीताकृमि में होता है, या स्तनधारियों में होता है। देखिए भाई, गैम्यूल के द्वारा अलैंगिक प्रजनन। अब इसमें एक तो अपने जो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक तो इसमें बिल्कुल सेंस वाला ही क्वेश्चन रख दिया उसने। देख कैसा रख दिया? ये रख दिया कि अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन स्तनधारियों में तो होगा नहीं, तो स्तनधारियों में क्या अलैंगिक जनक होता है? क्या मनुष्य के हाथ तो टूट कर एक दूसरा मनुष्य बनाते हैं? नहीं बनाते। कोई भी अंग टूट कर कोई दूसरा अंग, मतलब दूसरा जीव बनाता है? नहीं बनाता। तो इसमें तो ये तो बिल्कुल नॉनसेंस, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, इसका तो कोई इसमें मेल ही नहीं खाता। तो ये तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? ये गलत हो गया। ये ऑप्शन तो जो चौथा ऑप्शन है ये तो आप गलत कर दीजिए। अब देखिए आप अमीबा कैसे देख चलेंगे, एक एक कर देख चलेंगे। यहाँ से देखेंगे। चलो, फीताकृमि। क्या फीताकृमि में गैम्यूल द्वारा होता है? नहीं होता। फीताकृमि में गैम्यूल द्वारा नहीं होता। फीताकृमि में किसके द्वारा होता है? जो टीनिया होती है, जैसे क्या बोलते हैं? टीनिया। फीताकृमि क्या होती है? टीनिया होती है। इसमें जो होता है वो किसके द्वारा होता है? खंडन द्वारा होता है। खंडन बोलें या विखंडन के द्वारा इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। अब आ जाते हैं अमीबा। तो अमीबा में किसके द्वारा होता है? अमीबा में किस द्वारा होता है? अमीबा में होता है विभाजन, या फिर बोलें विखंडन। क्या बोलें इसे? इसमें होता है विखंडन। विखंडन के द्वारा होता है अमीबा में अलैंगिक जनन। अब विखंडन के द्वारा होता है तो वो भी कौन सा? बाइसेक्सुअली। जो बाइसेक्सुअली विखंडन होता है, यानी कि जो यानी कि द्विविखंडन, इस हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विविखंडन। द्विविखंडन, द्विविखंडन के द्वारा होता है ये विखंडन। किसके द्वारा होता है? ये होता है द्विविखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये द्विविखंडन के द्वारा होता है अमीबा में। अब आ जाता है स्पंज। स्पंज जो होते हैं वो जगत अपने किस में आते हैं? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जगत में आते हैं स्पंज। जो पॉरीफेरा जगत के जो जीव होते हैं उन्हें स्पंज कहा जाता है। और इन्हीं में जो अलैंगिक जनन होता है वो गैम्यूल द्वारा होता है। गैम्यूल द्वारा किस में होता है? स्पंज में होता है गैम्यूल द्वारा अलैंगिक जनन।
किसमें? स्पंज में। ठीक है, अब अपन आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे अपन कौन सा, यानी नीलगिरी पहाड़ों पर मिलने वाले नीलकुरेंजी अर्थात स्ट्रोबिलेंथस कुथियाना नामक पौधे में पुष्पन कितने वर्षों के अंतराल से होता है? कितने वर्षों के अंतराल से होता है? तो कितने वर्षों के अंतराल से होता है भाई? 12 वर्ष, 24 वर्ष, या फिर 50 से 100 वर्ष, या 150 से 200 वर्ष? कितने वर्षों से इसमें जो है, तो क्या देखा है हमने क्वेश्चन कि नीलगिरी पहाड़ों पर मिलने वाले नीलकुरेंजी अर्थात स्ट्रोबिलेंथस कुथियाना नामक पौधे में पुष्पन कितने वर्षों के अंतराल से होता है? तो 24 वर्षों के, रुक जाइए, अब इसमें देखेंगे क्या 24 वर्षों से होता है, तो ये गलत हैगा, हैं 100 वर्षों से नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, इसमें होता है 12 वर्षों में। कितने वर्षों में होता है? इसमें 12 वर्षों में इसमें जो होता है वो इतने 12 वर्षों में इसमें होता है। देखिए हम इसको अभी सही से क्लासिफिकेशन कर देते हैं। 12 वर्षों में इसमें जो होता है वो निषेचन होता है, वो निषेचन नहीं क्या कहते, उसमें पुष्पन होता है। यह पुष्पन कितने में होता है? 12 वर्षों में होता है। और यह पुष्पन अभी जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था सितंबर या सितंबर अक्टूबर 2006 में नीलकुरेंजी पुष्प में पुष्पन हुआ था। ये पुष्पन इतना व्यापक था कि पहाड़ी क्षेत्रों जो सड़कें थी ना, वो सड़कें नीले रंग के कलीन से ढक गई थीं, ढकी हुई दिखाई दी थीं। जो नीले रंग का कलीन होता है, यानी नीले रंग का सारा सड़कें जो कैसे हो गई थी, वो नीले रंग की हो गई थीं, वो नीले रंग की हो गई थीं, कलीन हो गई थीं। पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही थीं कि वो पूरी नीलीमय हो गई थीं। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, ये बहुत सुंदर होता है। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब क्या देखते हैं हम, ये तो हो गया, कब हुआ था? ये हुआ था, है ना, पिछली बार कब हुआ था? जब हुआ था। अब अपन आ जाते हैं कि पादपों तथा जंतु दोनों में तरुणावस्था, प्रजनावस्था तथा जीर्णावस्था के परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है। अब पादपों में हमने अवस्थाएं सारी पढ़ी रखी थी, अब उनमें कौन उत्तरदायी होता है? ये हार्मोन से होते हैं, वो दुनिया जानती है। देखो क्या, पादपों तथा जंतुओं दोनों में तरुणावस्था, प्रजनन अवस्था व जीर्ण अवस्था के लिए एंजाइम्स नहीं होते, जीन व्यवहार भी नहीं होता, जीव का जैविक पर्यावरण भी नहीं होता। पर्यावरण से तो कोई बूढ़ा होता है। अधिक गर्मी पड़ रही है तो इससे क्या कोई बूढ़ा हो जाएगा? नहीं होगा। अधिक ठंड पड़ रही है उससे क्या कोई बूढ़ा हो जाएगा? अधिक बरसात हो रही है तो उससे कोई बूढ़ा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ये तो नहीं होगा, है ना। जीन व्यवहार, अब उसके जीव का व्यवहार, जीव के व्यवहार से ही कोई बूढ़ा होता है, कोई किसी कहते बूढ़ा थोड़ी होता है ऐसे कोई। अब आता है एंजाइम, तो एंजाइम भी इसमें नहीं होते हैं, इसमें होती हैं हार्मोन्स। जो सारी क्रियाएं होती हैं हमारी वो हार्मोन्स के द्वारा ही होती हैं। हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो हार्मोन्स के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन 15 कि कवकों की समसूकायिक स्थिति, कवकों की सूकायिक जो स्थिति होती है, ठीक है, क्या होती है? कवकों की समसूकायिक स्थिति के समतुल्य पादपों में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। कवकों की समसूकायिक स्थिति के समतुल्य पादपों में प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? एक लिंगाश्रायी होती हैं कवक, एक लिंगी होती हैं, उभयलिंगाश्रायी होती हैं, या उपयुक्त में से सभी होती हैं। क्या होती हैं कवक? क्या होते हैं कवक? हाँ, एक लिंगाश्रायी, एक लिंगी, उभयलिंगाश्रायी, या उपरोक्त में से। देखिए आप, कवक हैगा तो कवक एक लिंगी तो होता नहीं है, ये गलत हो गया।
अब एक लिंगी नहीं होता तो इसमें एक ऑप्शन गलत, तो उपरोक्त सभी भी गलत हो गया। अब 2 बचते हैं क्वेश्चन अपने पास। कौन कौन से बचते हैं अपने पास? अब बचते हैं क्वेश्चन 2। ये हो गया, ये दोनों गलत हो गए, ये गलत हो गया। अब बचते हैं उभयलिंगाश्रय और एक लिंगाश्रय। अब देखिए, वैसे ये तो गलत था ही, नहीं नहीं ये भी गलत है, ये गलत है। कवक क्या होता है? एक पौधा होता है, जंतु नहीं होता, तो उसमें लिंगी तो होगा ही नहीं, ये तो गलत ही था। लेकिन ये भी गलत था, और एक लिंगी भी नहीं होगा, ये भी गलत था। तो वो क्या होगा? कब वो पादप हैगा, इसलिए वो उभयलिंगाश्रयी होगा। जंतु नहीं है इसलिए वो उभयलिंगाश्रयी होगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का राइट हो गया। अब आगे देखेंगे हम क्वेश्चन। ये आता है कि निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है, यानी बाइसेक्सुअल है। निम्न में से कौन सा जो जंतु हैगा जो बाइसेक्सुअल हैगा? वो काकरोच हैगा, मकड़ी है, टेपवर्म है, या एगेरिस्क है। यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर इस पार्ट का नहीं देखा है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इन क्वेश्चन से, क्यों हमने वहाँ पर जाकर सारी बातें सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। अब देखिए, आप उसके वो पीडीएफ में देखें या फिर लेक्चर में देखें, ये भी क्वेश्चन उसमें हमने हल किया है। इसका आंसर टेपवर्म, ये उदाहरण थे हमने जो बोले थे, ये उदाहरण याद रखना है। इसका वही आंसर था, टेपवर्म। क्या होता है? काकरोच एक लिंगी काकरोच कैसा होता है? एक लिंगी होता है। मकड़ी एक लिंगी होती है। एगेरिस्क एक लिंगी होता है। लेकिन जो टेपवर्म जो होता है वो उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है टेपवर्म। ठीक है, आप देख सकते हैं उभयलिंगी क्या होता है, टेपवर्म होता है। ये वहाँ पर बताया है हमने, बजा कर देखिए आप। अब आता है आगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। आगुणित जीवों में पहला आएगा अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता, या फिर अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज यानी जाइगोट में होता है। युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, केवल वृद्धि व अलैंगिक जनन पाया जाता है ना। इसमें क्या आएगा कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो इसका आंसर रहेगा बी। क्या आएगा? अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज में होता है। युग्मनज निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये तो गलत हैगा। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, तो ये तो गलत ही हैगा। अब बता, केवल वृद्धि व अलैंगिक जनन होता है, तो ये भी गलत हैगा। इसमें लैंगिक जनन होता है। अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज में होता है, आगुणित कोशिकाओं में। ठीक है, अब आता है 18 क्वेश्चन। किसमें जीव शरीर द्विगुणित होता है? अब इसमें पूछ रहे हैं द्विगुणित जीव शरीर किसमें होता है? मनुष्य में होता है, अनावर्तबीजी में होता है, या फिर टेरोडिफाइट में होता है, या फिर उपरोक्त सभी में होता है। अब इसमें पूछ रहे हैं द्विगुणित जीव किस में होता है ना। क्या पूछा है? इसमें पूछा है ना कि द्विगुणित जो जीव शरीर होता है वो किस में होता है? मनुष्य का शरीर द्विगुणित होता है, टेरोडिफाइट का शरीर द्विगुणित होता है, अनावृतबीजी का शरीर द्विगुणित होता है। तो उपरोक्त सभी, क्योंकि मनुष्य भी इसमें द्विगुणित होता है, सभी इसमें द्विगुणित होती हैं, तो उपरोक्त सभी हैगा। इसका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हैगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 कि अनिषेक जनन यानी पार्थियोजेनेसिस जो होता है देखी जा सकती है। ये भी हम तो ये बोलेंगे कि हमने सारे का सारे टॉपिक्स हैं वो अपने लेक्चर्स में क्लियर किए हैं, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हमने हल किए हैं। तो आप देखेंगे कि अनिषेक जनन किस में होता है, हमने वहाँ कुछ उदाहरण लिखे थे, वही उदाहरण यहाँ रखे हैं। क्या लिखे थे हमने वहाँ? अनिषेक जनन के कुछ उदाहरण वही यहाँ हैं। अब देखिए, इसमें अनिषेक जनन मेंढक और टोड में तो होता नहीं है, टर्की में होता है, मधुमक्खी में अनिषेक जनन होता है, बिना निषेचन की तो बनती हैं ये। तो ये दोनों हैं। ये दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों ही होते हैं इसमें। अब आप देखेंगे कि अनिषेक जनन देखी जा सकती है, तो टर्की पक्षी में होती है, मधुमक्खी में भी होती है अनिषेक जनन,
ये हमने कुछ वहाँ उदाहरण देखे थे, तो वही हैं। उसी लेक्चर को देखिए आप, उसमें सब सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने क्लियर ही कर दिए हैं। पहला लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है वो। अब आता है आंतरिक निषेचन पाया जाता है। मैं यकीनन बोल रहा हूँ, आप यकीनन मानिए, अब देखेंगे ना सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब आता है आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है? मेंढक में, रोहू मछली में, सैलामेंडर में या छछूंदर में? किस में पाया जाता है आंतरिक निषेचन? देखिए आंतरिक निषेचन कह रहा है ये मेंढक में, ये उभयचर होता है, इसमें जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। किसके लिए? निषेचन के लिए। तो इसमें कौन सा निषेचन होगा? इसमें कौन सा निषेचन होगा? इसमें निषेचन होगा वाह, क्योंकि यह युग्मक पानी में छोड़ता है अपने। ठीक है। अब अपना दूसरा था रोहू मछली। तो ये तो जलीय जंतु होता ही है, तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है? ये भी बाह्य निषेचन करता है, जल में ही अपनी युग्म की छोड़ता है। अब आता है कौन सा? सैलामेंडर। ये भी एक क्या होता है? ये एक मॉलस्का होता है, जलीय मॉलस्का होता है ये सैलामेंडर। क्या होता है? एक जलीय मॉलस्का होता है सैलामेंडर। तो इसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? जल की। तो ये भी जल में युग्मक छोड़ेगा, तो ये भी कैसा होगा? ये होगा अपना बाह्य निषेचन। अब आते हैं छछूंदर। हाँ, तो इसमें होता है आंतरिक निषेचन। इसमें आंतरिक निषेचन होता है, इसमें जो संतति होती है वो जनक के शरीर के अंदर ही बनती है, वहीं इसका निर्माण होता है, और ये परिपक्व होने के पश्चात इसका पाश्चुरेशन होता है। उसके बाद पाश्चुरेशन के बाद ये जीव का जो होता है हम उसे बोलते हैं एक नया जीव बनता है। ठीक है, पाश्चुरेशन के बाद। अब आता है निम्न में से कौन सी रचना एक कोशिकीय है? अब इसमें से एक कोश की रचना कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजांड एक कोशिकीय है, युग्मनज एक कोशिकीय है, अंडाशय एक कोशिकीय है, या एंथीरिडियम एक कोशिकीय है? इसमें से क्या है एक कोशिकीय? आप समझ ही गए होंगे इसमें एक कोशिकीय क्या है। अंडाशय एक कोशिकीय है। क्या है? अंडाशय एक कोशिकीय है। बीजांड होता है वो द्विकोशिकीय होता है, युग्मनज द्विकोशिकीय होता है, एंडीथीरियम द्विकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय क्या होगा? अंडाशय। अंडाशय होगा एक कोशिकीय। अगला क्वेश्चन, भ्रूण जनन में शामिल है। भ्रूण जनन में शामिल है कोशिका विभाजन, कोशिका भिन्नन, एवं भी दोनों, निषेचन व कोशिका जनन। क्या है कि भ्रूण जनन में शामिल है कोशिका विभाजन, कोशिका भिन्नन या निषेचन व कोशिका जनन? तो जो 22 क्वेश्चन हैगा उसका आंसर ये बनेगा। क्या बनेगा? इसमें देखिए कोशिका जनन, ये तो भ्रूण जनन में होता है, इसमें भ्रूण जनन में कोशिका जनन होता है, कोशिका भिन्नन भी होता है। अब कोशिका भिन्नन एवं भ्रूण जनन दोनों होते हैं, तो इसका आंसर ये बनेगा। क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ए व बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स चिरलग्न होते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने हमारे पिछले लेक्चर में क्लियर किया है कि बाह्य दलपुंज चिरलग्न होते हैं अरहर में, मूंगफली में, बैगन में या फिर आम में। तो इसका क्या है? बैगन। चिरलग्न किस में होती हैं? बैगन में होती हैं। बाह्य दलपुंज चिरलग्न होते हैं, तो किस में होती हैं? बैगन में होती हैं बाह्य दलपुंज चिरलग्न। अब देखेंगे प्रकंद यानी राइजोम का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन पिछले लेक्चर में क्लियर है, किया है हमने। अब आता है प्रकंद यानी राइजोम का उदाहरण क्या है? अरवी, अदरक, प्याज, आलू। क्या है इसका? हैगा प्रकंद जो राइजोम का उदाहरण है। प्रकंद यानी किसका? राइजोम। तो अरवी, अदरक, प्याज, आलू, इन चारों में से कौन सा जो है वो सही है? अदरक है। देखिए हम अरबी में किसके द्वारा होता है? अरबी में होता है घनकंद। घनकंद द्वारा किस में होता है? अरबी में होता है घनकंद द्वारा। ठीक है।
अब आ जाते हैं प्याज। प्याज में होता है बल्ब द्वारा, ठीक है। अब आ जाते हैं आलू। आलू में होता है तनाकंद द्वारा। किसके द्वारा होता है? तनाकंद द्वारा, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे। अरबी में होता है घनकंद द्वारा, प्याज में होता है बल्ब द्वारा, आलू में होता है तनाकंद द्वारा। बचता है अदरक। अदरक में ही होता है प्रकंद द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पुराने लेक्चर में या पिछले लेक्चर में क्लियर किया है। अब देखेंगे आवेग। ये भी देखा था लेक्चर्स में हमने अपने 1 या 2 वॉल्यूम में। अब आता है आवेग में पौधों में वृद्धि प्रजनन किसकी सहायता से होता है? ऑफसेट्स, शकर, राइजोम या बुलविल्स। तो इसका आंसर तो क्या हैगा? बुलविल्स। बुलविल्स द्वारा ही इसमें क्या होता है? प्रजनन होता है। बुलविल्स द्वारा इसमें प्रजनन होता है, बुलविल्स। अगला क्वेश्चन है 26 कि जैमा कप किस पादप समूह की वृद्धि प्रजनन संरचना है? जैमा कप कुछ नीलहर शैवाल, कुछ ब्रायोफाइटा, कुछ अनावर्त बीजी, कुछ आवर्त बीजी। किसका है? नहीं, कुछ क्या है? लाल शैवाल है, कुछ लाल शैवाल। तो इसमें किसका है? क्या है? जैमा कप किस पादप समूह में वृद्धि प्रजनन संरचनाएं हैं? तो वो कुछ अनावर्त बीजी में जो हैगा वो जैमा कप का निर्माण होता है, उसके द्वारा किस में होता है? कुछ अनावर्त बीजी में होता है। अब नीलहरे शैवाल में ये ब्रायोफाइटा और कुछ शैवाल, तो इनमें क्या होता है? जैमा कप का निर्माण इसमें नहीं होता है। तो इसका जैमा कप का सीधा उदाहरण क्या हो गया? कुछ अनावर्त बीजियों में जैमा कप का क्या होता है? निर्माण होता है। अब आ जाता है 27 क्वेश्चन कि पेनिसिलिन नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? कॉनेडिया। ये भी हमने पिछले लेक्चर में ये सारे के सारे उदाहरण कंप्लीट किए हैं, आप वहां जाकर देखिए। अगला क्वेश्चन हैगा किस पादप को बंगाल का आतंक टॉरेर ऑफ बंगाल की संज्ञा दी गई है? नीलकुरेंजी, बांस, जलकुंभी या पार्थिनियम गाजर। ये क्या होता है? रुकिए, बांस तो कोई आतंक नहीं है, नीलकुरेंजी कोई आतंक नहीं है। हाँ, ये होता है, लेकिन ये इसको आतंक, वहाँ का आतंक, बंगाल का आतंक नहीं कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है? ये भी एक वो होता है अनावश्यक चारा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये आंसर है इसका। टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। अब आता है विषम युग्मनजी पादप हैं। जो विषम युग्मनजी पादप हैं वह कौन से हैं? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, उपरोक्त सभी। कौन से हैं जो विषम युग्मकी हैं? इसमें से विषम युग्मकी कौन सा है? यूलोथ्रिक्स ये होता है। समयुग्मकी होता है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स कैसा होता है? समयुग्मकी। स्पाइरोगाइरा
आकसाभी, ये समयुग्मकी तो होता है लेकिन कैसा होता है, आकसाभी अवस्था के साथ, जो स्पाइरोगायरा हैगा, देखिए स्पाइरोगायरा जो हैगा वो आकसाभी अवस्था के साथ समयुग्मकी होता है। ठीक है, समयुग्मक ये भी होता है, समयुग्मक ये भी होता है, लेकिन ये आकसाभी अवस्था के साथ होता है। उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समयुग्मकी हैं। तो ये क्या होता है, विषम युग्मकी होता है। तो विषम युग्मकी क्या होता है, कारा जो है वो विषम युग्मकी होता है। क्या होता है विषम युग्मकी, कारा होता है विषम युग्मकी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये इसमें कह रहा है, कवकों व शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी रसायन व तापरोधी तथा जल हानि से बचाने वाली रचना प्राय किस प्रकार के प्रजनन से बनती है। कवकों व शैवालों के प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी रसायन व तापरोधी तथा जल हानि से बचाने वाली रचना प्राय किस प्रकार के प्रजनन से बनती है। लैंगिक प्रजनन से, अलैंगिक प्रजनन से, कायिक प्रजनन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हैगा कि कवकों व शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी रसायन व तापरोधी तथा जल हानि से बचाने वाली जो संरचना होती है प्राय किस प्रकार के प्रजनन से वो बनती है। तो वो किससे बनती है, कायिक प्रजनन से। तो इससे तो नहीं बनती है, तो इससे नहीं बनती है, तो ये उपरोक्त सभी भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, सभी नहीं है, कोई नहीं, चलो ठीक है। तो क्या आएगा, इससे नहीं बनती है। अब अलैंगिक प्रजनन हो गया, तो अलैंगिक प्रजनन से भी वो नहीं बनती है। किससे बनती है वो, लैंगिक प्रजनन से। अब लैंगिक प्रजनन से बनती है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें देखिए, तो वो इससे बनती है, इनसे नहीं बनती। क्या है, कवकों व शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी रसायन व तापरोधी तथा जल हानि से बचाने वाली रचना प्राय किस प्रकार के प्रजनन से बनती है। तो वो बनती है लैंगिक प्रजनन। अब हम जानते हैं कि कवकों में या फिर कहें हम जो फंजाई जगत होता है, जगत में जो प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है, वो होता है निषेचन। किसके द्वारा होता है प्रजनन, निषेचन के द्वारा। जो फंजाई में होता है वो होता है प्रजनन। अब निषेचन के द्वारा होगा तो निषेचन कौन सा प्रजनन होता है, तो वो होता है, निषेचन कौन से प्रजनन का गुण होता है, तो वो होता है लैंगिक। लैंगिक प्रजनन का गुण होता है। तो कवकों में जब लैंगिक प्रजनन ही होता है तो कोई भी संरचना है वो, ये मान लीजिए ये संरचना है, तो वो किससे बनेगी, वो लैंगिक प्रजनन से ही बनेगी। उसमें अलैंगिक प्रजनन तो होता ही नहीं है, कायिक प्रजनन होता ही नहीं है, और उपरोक्त में से कोई तो इसमें लैंगिक प्रजनन दिया है, इसलिए उसमें कोई भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हैगा वो क्या होगा, लैंगिक प्रजनन। क्योंकि जो फंजाई ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। तो कवकों में क्या होगा, लैंगिक प्रजनन होगा।
ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे, ये क्वेश्चन में कंप्लीट किया था, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये इसका आंसर की है, जो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी। तो अभी तक हम आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।